अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 82, सबसे अहम चीज। सुजॉय की बात सुनकर लैला ने पहले तो अपने हाथों में थमा चेक अपने पर्स में डाला और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर एकदम शांत लहजे में बोली, मैं जान सकती हूँ कि ये ऊट पटांग बातें आपको किसने बताई। तब सुजॉय ने भी उसे देखते हुए कहा, इशू ये नहीं है कि मुझे ये सब बातें किसने बताई, इशू ये है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। पूरी इंडस्ट्री जानती है कि तुम्हें यहाँ लाने वाली, एस्टैब्लिश करने वाली पाहूजा फैमिली है। अब ऐसे में तुम अपनी इन हरकतों की वजह से हमारा नाम डुबाने पर क्यों तुली हुई हो। हर बार मैं ये सोचकर इग्नोर करता रहा कि शायद तुम जो कह रही हो वो ही सच है, लेकिन हर बार तुमने मुझे गलत साबित किया है लैला रॉय। पता नहीं राहुल से पहले और कौन कौन थे, मगर राहुल के साथ रहने के बाद अब तुमने कबीर कपूर को अपना शिकार बनाया है। सुजॉय का लहजा था जैसे किसी ने उसे चलते हुए लावों के बीच में रख दिया हो। लैला ने एक तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, मिस्टर सुजॉय पाहूजा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि हर वो बात बिल्कुल वैसे ही हो जैसे आप उसे अपने नजरिए से देखते और समझते हैं। और रहा सवाल पाहूजास का, तो हाँ, मैं आप लोगों का एहसान मानती हूँ कि आप और आपकी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और अब भी सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये सब आप लोगों ने मुफ्त में नहीं किया। मैं अब तक यह भरम पाले आपके एहसानों के तले दब रही थी कि आप लोग मेरा भला चाहते हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि असल बात तो ये थी कि आप लोगों ने अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाने और अपनी बैंकरप्सी से उबरने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। फिर चाहे शाह साहब की आइटम सॉन्ग वाली डील हो या फिर मुझसे जबरदस्ती कबीर सर की फिल्म साइन करवाने की। कहते हुए लैला का लहजा तेज हो चुका था। उसकी आंखें गुस्से और अफसोस की वजह से सुर्ख हो चली थी। आवाज की कपकपाहट के साथ उसका सीना किसी धोखने की तरह चल रहा था। यहाँ तक कि सुजॉय उसका ये रूप देखकर हैरान रह गया था। लेकिन लैला यहीं पर नहीं रुकी। उसने आगे कहा, मुझे पता है कि कबीर सर के साथ मेरी ये फिल्म मेरे करियर को कहां से कहां ले जा सकती है, लेकिन मुझ पर यूं बेवजह की धौंस जमाने का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता। वैसे भी आप लोग बड़े लोग हैं, इसलिए आप बड़े लोगों को ये सूट नहीं करता कि अपने किए हुए एहसानों को यूं बार बार कैश कराते रहें, वो भी तब जबकि वो एहसान है भी नहीं। क्योंकि जितनी नफरत आपके दिल में मेरे लिए है ना सुजॉय साहब, उसके बाद आप बिना किसी स्वार्थ के तो मेरी शक्ल तक देखना गवारा न करें। मुझे अपनी फिल्म में लेना बहुत दूर की बात। सुजॉय ने एकदम से उसे टोकते हुए जोर से कहा, लैला रॉय, शायद तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। और कोई वक्त होता तो लैला उसके अंदाज पर सहम सी जाती, मगर आज न जाने उसमें कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी। उसने भी पलटकर उसी तरह जोर से कहा, नहीं सुजॉय साहब, भूल तो आप रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाती हूँ, मैं वो हूँ जिसने आपकी कंपनी की डूबती नैया को किनारे पर लगाया है। मैं वो हूँ जिसने हर वो काम किया है जो आपने या आपकी फैमिली ने कहा। और मेरा और आपका रिश्ता बस इतना सा ही है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किसके साथ रहती हूँ, इसका फैसला करने वाली सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। और मेरे ऐसे किसी फैसले से आपकी फैमिली का क्या लेना देना। ना तो मैं आपके घर की बेटी हूँ, ना ही बहू। फिर मेरी वजह से आप लोगों पर उंगली क्यों उठेगी। लैला ने एक ही सांस में इतना सब कुछ कह दिया था कि अब सुजॉय के पास उसे जवाब देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। लैला ने जो कुछ भी कहा था वो गलत तो नहीं था। उस पर वो लैला का एटीट्यूड देखकर हैरान था। उसने जिस तरह से सुजॉय को बातें सुनाई थी, उसे सुनकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही पहले वाली लैला है। वो सुजॉय को बातें सुनाकर वहां से सीधे सेट पर चली गई थी, जबकि सुजॉय काफी देर तक वहीं पर बैठा ये सोचता रहा कि आखिर लैला को इस डील के बारे में बताया किसने। वीकेंड के तय वक्त पर तीनों होटल ओबरॉय के बार कम रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। वहां की रंगीनियां देखकर तीनों काफी खुश थे। आंचल और अरुण तो जी भरकर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन नरेन उन रंगीनियों में भी अपने दिल को उदास सा महसूस कर रहा था। और उसके दिल की उदासी की वजह और कुछ नहीं,
बल्कि सुहासिनी की गैर मौजूदगी थी। उसने मन ही मन सोचा, काश आज तुम भी यहाँ होती सुहासिनी, तब तुम देख पाती तुम्हारा नरेन अब इस लायक हो गया है कि तुम्हें अच्छी जगह डिनर करवा सके। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर अरुण ने कहा, यार नरेन, तू किस सोच में डूबा हुआ है? आ चल, डांस फ्लोर पर चलते हैं। कहते हुए अरुण ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन नरेन ने एकदम से मना करते हुए कहा, नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरा मूड नहीं है। कहते हुए उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट थी। फिर उसने सुहासिनी को याद करते हुए एक झटके में ही अपनी ड्रिंक खत्म कर ली। तब अरुण ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओहो, हमारे नरेन बेबी को सुहासिनी की याद आ रही है। और उसके शब्दों ने जैसे नरेन की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, यार अभी तो बस दिल यही चाह रहा है कि काश कोई जादू हो जाता और किसी तरह से सुहासिनी यहाँ आ जाती। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी नरेन ने सामने देखते हुए अपनी पलकें झपकाई, फिर हंसते हुए कहा, भाई ये महंगी शराब भी गजब की चीज है, नशे में सुहासिनी सामने नजर आ रही है। उसके कहने पर अरुण ने जब नजरें उठाई तो उसने भी गौर से देखते हुए कहा, तू सही कह रहा है भाई, महंगी शराब वाकई गजब की चीज है। पी तू रहा है और नशा मुझे भी हो रहा है। भाई मुझे भी सुहासिनी आती हुई दिख रही है। दोनों बातें किए जा रहे थे, यहां तक कि सुहासिनी एकदम उनके सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, हेलो गाइस, सरप्राइज। ये सुनते ही नरेन कुछ पलों तक तो बस उसे निहारता रहा। सुहासिनी ने जब उसे इस तरह मूर्ति बने देखा तो वो उसे अचानक से हक करते हुए बोली, इतनी पीने को किसने कहा था कि मुझे भी पहचान नहीं पा रहे? तब जैसे नरेन को होश आया, फिर उसने भी एक झटके में सुहासिनी को जोर से भींचते हुए कहा, सुहासिनी, तुम मुझे पागल कर दोगी। उन्हें इस तरह मिलते हुए देखकर आसपास मौजूद सारे ही लोग उन्हें देखने लगे थे। तब अरुण ने उन्हें बैठने के लिए कहा। ड्रिंक लाने काउंटर पर गई आंचल भी वापस आ चुकी थी। वो भी सुहासिनी को देखकर काफी सरप्राइज थी। तभी नरेन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता सुहासिनी कि तुमने आज यहाँ आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे पहली कामयाबी सेलिब्रेट करने आया था और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ही मेरे पास नहीं थी। मैं कितना बुरा फील कर रहा था बता नहीं सकता। सुहासिनी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आई नो, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूं ताकि तुम्हारे स्पेशल मोमेंट को हम साथ सेलिब्रेट कर सके। इधर लैला जब वापस अपने फ्लैट पर पहुंची थी तो अश्विन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो कुछ पूछती उससे पहले ही अश्विन ने कहा, कबीर सर ने फोन लगाने को कहा था। ये बंदा MTNL की तरफ से सेट लेकर आया है इंस्टॉलेशन के लिए। अश्विन की बात सुनकर लैला ने अपने हाथ पर बंधी रिस्ट वॉच में टाइम देखा और मन ही मन सोचा, हैरत की बात है कि सरकारी आदमी इतनी देर शाम तक काम करने आया है। लेकिन लैला ने उसे बस ठीक है कहा और सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली आई। ऊपर आकर लैला ने उन दोनों को सेट रखने की जगह दिखाई और खुद चेंज करने अपने कमरे में चली गई। फिर वो जब उनके लिए पानी लेकर वापस हॉल में लौटी तो सेट लगभग इंस्टॉल हो चुका था। कंपनी से चेक करके अभी उस आदमी ने लाइन क्लियर किया ही था कि रिंग बज उठी। फोन अश्विन ने उठाया और फिर उधर से कुछ सुनने के बाद फोन लैला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कबीर सर बात करेंगे। कबीर का नाम सुनते ही लैला के दिल में एक अजीब सा एहसास जगने लगा था। फिर अश्विन ने रिसीवर लैला के हाथों में सौंपते हुए कहा, हम लोग चलते हैं। लैला ने बस धीरे से सिर हिलाकर ओके कहा और रिसीवर कानों से लगाते हुए हेलो कहा। तब उधर से कबीर का ठहरा हुआ लहजा उभरा, नया फोन मुबारक हो। लैला के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसने फोन का तार अपनी उंगलियों में लपेटते हुए कहा, इस मुबारकबाद का असल हकदार तो आप हैं, जो आज के आज ही MTNL वाले फोन कनेक्शन के साथ सेट भी लगाकर चले गए, वरना मैंने तो सुना था इसमें वक्त लगता है। तब कबीर ने कहा,
तुम्हें पता है लैला, दुनिया में सबसे अहम चीज क्या है? लैला ने एक पल के लिए सोचकर कहा। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पैसा? हाँ, उससे भी जरूरी चीज है पावर होना। पावर किसी से भी आंख से आंख मिलाकर बात करने का, पावर अपने हक के लिए किसी से भी लड़ जाने का। जब तुम में पावर होती है ना, तो फिर तुम्हारे पास पैसे हो ना हो वो उतना अहम नहीं होता। और पावर कैसे आती है? लैला ने कबीर की बातें गौर से सुनते हुए पूछा। कैसे आती है? तब कबीर ने कहा, पावर आती है बहादुरी से। और बहादुरी? लैला के लहजे में एक खनक सी थी। बहादुर पैदा नहीं होते लैला, बहादुर बनना पड़ता है। ये सोचकर कि मेरे पास इस बहादुरी के कॉन्सिक्वेंसेस के एवज में हारने के लिए कुछ भी नहीं। जिस दिन तुमने अपने मन में ये बात बिठा ली ना, उस दिन तुम्हें इस पूरी दुनिया में कोई हरा नहीं पाएगा। तब तुम अपने हक के लिए चाहे किसी से भी लड़ लो, उसे तुम्हें तुम्हारा हक देना ही पड़ेगा। बस इसीलिए एमटीएनएल वालों ने आज के आज तुम्हारे घर में फोन इंस्टॉल करके दिया। कबीर जब कहकर रुका तो लैला फिर भी काफी देर तक उसके लहजे की गहराई में डूबी हुई थी। तब कबीर ने फोन रखने से पहले कहा, नीचे अश्विन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम उसके साथ जाकर किचन और बाकी जरूरत का सामान ले लो। फिर उसने बाय कहकर फोन रख दिया था। जबकि मार्केट जाने के लिए तैयार होती लैला बस यही सोचे जा रही थी कि कोई इंसान किसी दूसरे की इतनी केयर कैसे कर सकता है। अगले दिन जब लैला और कबीर सेट पर मिले तो शाम ढलने को थी। रात का सीन शूट होने की वजह से सभी लोग इस वक्त इकट्ठा हुए थे। कल सुजॉय से बहस होने के बाद लैला ने महसूस किया था कि वो लैला के सामने कुछ ज्यादा ही खामोश है। लैला ने उसे यूं खामोश देखकर मन ही मन सोचा, ये सही रहा। अब कम से कम ये मिस्टर खड़ूस मुझे बात बात पर तंज भरी नजरों से देखना तो बंद कर देंगे। कबीर उसके साथ ही बैठा हुआ था। दोनों अभी शूट होने वाले सीन डिस्कस कर रहे थे। कुछ दूर पर दिव्या के साथ बैठी मेघा ने कहा, ये सतरंगी सब्जी कबीर सर के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां नहीं बढ़ा रही? दिव्या क्या कहती, वो तो खुद ये सब देख देख कर कुढ़ती जा रही थी। एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस होने के बावजूद भी उसे इस फिल्म में साइड हीरोइन का रोल करना पड़ रहा था। और फिर जिस इम्पोर्टेंस और ट्रीटमेंट की वो हकदार थी वो उसे मिल भी नहीं रही थी। ऐसे में भला कौन होगा जिसको गुस्सा ना आए? मेघा ने जब उसे ऐसे खामोश देखा तो बोली, मुझे क्या लगता है मैम कि आप ना इस गंवार से कुछ ज्यादा ही जल्दी हार गई हैं। I mean, आप दोनों की पोजीशन में जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद भी ये हर बार आपसे एक कदम आगे बढ़ी जा रही थी। मेघा का इतना कहना था कि दिव्या ने उसे घूरते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें मेरे दिल दिमाग को भड़काते रहने की सैलरी देती हूं? फिर ये हर वक्त क्या लगाए रखती हो तुम? खबरदार, आइंदा अगर ऐसा कुछ भी बोला तो। वो गंवार कुछ भी कर ले, मेरी बराबरी करने में अभी उसे सालों लगेंगे। सिर्फ एक फिल्म करने से कुछ नहीं होता। तब मेघा ने धीमे लहजे में कहा, कभी कभी एक फिल्म से ही करियर बनता भी है और बिगड़ भी जाता है। आप मुझे कितना भी डांट ले मैम, लेकिन मुझे जो बात महसूस हुई मैं जरूर बोलूंगी। उसकी बात सुनकर दिव्या ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने ना तुम्हें बहुत सर चढ़ा लिया है। लेकिन अंदर कहीं दिल ही दिल में ये बात तो दिव्या को भी परेशान कर ही रही थी। तभी वहां पर एडी ने आकर उन सबको सीन समझाना शुरू कर दिया था। ये सीन बारिश के बीच शूट होना था, इसलिए कुछ ज्यादा ही तैयारियों की जरूरत थी। उन्हें सब समझाने के बाद एडी ने इलेक्ट्रिक वालों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जनरेटर रेडी है ना? उन्होंने कंफर्म किया तो एडी बाकी की तैयारियां देखने चला गया। तभी जैसे जनरेटर का नाम सुनकर दिव्या की आंखों में एक चमक सी उभर आई। उसने मेघा से कहा, चलो आज तुम्हें दिव्या का करिश्मा दिखाती हूं। कहकर दोनों जनरेटर रूम के पास आ गईं। उसने मेघा को कुछ समझाया और उसे वहीं छोड़कर वापस शूटिंग वाली जगह पर आ गई। कुछ ही देर में शूटिंग जब शुरू हुई तो लैला, कबीर और दिव्या तीनों ही पानी से भीगी हुई जमीन पर कुछ डांस स्टेप करने वाले थे।
दिव्या के इशारे पर मेघा पहले से अपना काम कर चुकी थी। अब सिर्फ दिव्या को अपने प्लान का आखिरी हिस्सा एग्जीक्यूट करना था। बारिश में भीगती हुई लैला का रूप कुछ ज्यादा ही निखरा हुआ मालूम पड़ता था। उसने ब्लू डीप नेक का अनारकली सूट पहन रखा था। उस पर उसकी कमर से लिपटी धानी रंग की भीगी चुनरी रात के इस वक्त उसे और भी खूबसूरत लुक दे रहे थे। इस वक्त वो किसी दूसरी दुनिया की ही वासी लग रही थी। यहाँ तक कि कैमरे के सामने बैठा सुजॉय भी खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रहा था। कबीर को बारी बारी से लैला और दिव्या की कमर पर अपना हाथ रखकर डांस करना था। दिव्या के साथ उस स्टेप को करके कबीर ने एक फ्लो में उसे छोड़ा और फिर लैला की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी अचानक जनरेटर रूम में एक धमाका हुआ और सारी लाइट्स बुझ गईं। अभी सब अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी कबीर के बिल्कुल पास से कुछ गिरने की आवाज आई और उसी के साथ वहां मौजूद हर किसी को एक जोरदार चीख सुनाई दी। खूब अंधेरे में कबीर ने अपने आसपास हाथ घुमाते हुए पूछा, कौन है? किसकी चीख थी ये? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब